आज मैं आपको वो 80 प्रश्न बताने वाला हूं जहां से इतिहास विषय में आप 100 में से 95 मार्क्स ला सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही ये क्लास आपके लिए होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यानी कि अगर आपने इन 80 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया, तैयार कर लिया, रट लिया, कंसेप्ट समझ लिया, तो फिर आपका एग्जाम हिस्ट्री पेपर का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। कैसा लगेगा? तो आज की ये क्लास कुछ ऐसी ही होने वाली है जहां पे मैं हिस्ट्री के पूरे 12 चैप्टर यानी कि तीनों बुक के सभी चैप्टर्स को कवर करके 80 क्वेश्चन आपके सामने लेके आ गया हूं कि अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिया, तैयार कर लिया, लिख लिया और 2 से 4 बार उसको रट लिया, तो फिर एग्जाम में आप 100 में 95 मार्क्स लाने के लिए एकदम तैयार हो जाएंगे। अब बच्चों को मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी आता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आता है और मैप के भी क्वेश्चंस आते हैं और कुछ इवेंट के डेट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपको उनके लिए परेशान नहीं होना है क्योंकि उनका वेटेज जो है मात्र 30% होता है। यानी कि ये जो क्लास होगी आपको उन क्वेश्चंस को कवर करेगी जहां पे हम लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को कवर करेंगे। और जैसे ही आप लोगों के कमेंट आ जाएंगे इस वीडियो में, मैं उस बाकी के जो है 30 जो आपके सेक्शन है 30% के, उसे भी कवर करा दूंगा। तो ये क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी बच्चे सबसे पहले जो है सेशन को लाइक कर लेंगे और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्लास को स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। तो अभी हम लोग चैप्टर 1 के लघु उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं जिन्हें आपको प्रिपरेशन करना है। यानी कि ये आज मैं आपको वो 80 प्रश्न बताने वाला हूं जहां से इतिहास विषय में आप 100 में से 95 मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं जहां से आपको सर्वाधिक मार्क्स मिलते हैं और आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स उठा सकते हैं। और साल भर आप इन्हीं क्वेश्चंस के लिए जो है परेशान रहते हैं। कई सारे बच्चे कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं लाइव क्लास के दौरान कि सर हमें वो क्वेश्चंस बता दीजिए जो एग्जाम में आ सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट सवाल बता दीजिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। तो कुछ ऐसे ही ये क्लास आपके लिए होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो अपने सभी दोस्तों के तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में शॉर्ट आंसर टाइप में जो है पहला चैप्टर है आपका ईंट मनके तथा अस्थिया, जहां पे हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तीसरा प्रश्न में रख सकते हैं चनहुदरों में मनके बनाने के लिए किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता था। तो ये 3 प्रश्न लघु उत्तरीय से हो गए। यहां पे और 2 प्रश्न हैं, हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण क्या थे। आपको पता होगा कि इतिहासकारों में हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेके एक मत नहीं था, कई मत थे। हमें यहां पे सभी प्रकार के मत का जो है व्याख्या करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शिल्प एवं व्यवसाय का उल्लेख कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है उनकी प्रमुख शिल्प कला कौन सी थी, ये तमाम बातें यहां पे आपको बतानी है। तो ये हो गई पहले चैप्टर के लघु उत्तरीय। अगर बात करें इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की, तो हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली की सविस्तार विवेचना कीजिए। डिस्कस इन डिटेल द टाउन प्लानिंग सिस्टम ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार मार्क कर लीजिए। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं तथा उसके पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। तो ये आपके दीर्घ उत्तरीय के 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर इस प्रश्न को बनाने में किन चीजों का ध्यान रखा गया है। तो मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर देता हूं कि ये उन प्रश्नों से एनालिसिस किया गया है जो पिछले 10 साल में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बार बार रिपीट हो रहे थे। ये वो प्रश्न हैं जिनकी पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। यानी अगर आपने इन प्रश्नों को कर लिया तो आपके वो सवाल भी कवर हो जाएंगे जो पिछले 10 साल में पूछे जा रहे हैं और आने वाले सवाल भी कवर हो जाएंगे जो आपके एग्जाम में हूबहू पेपर में छपने वाले हैं। तो एकदम अच्छे से इन सभी प्रश्नों को तैयार करने हैं। अब हम चलते हैं चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 है राजा, किसान और नगर, किंग्स, फार्मर एंड टाउन्स। ठीक है, तो इसके लघु उत्तरीय प्रश्न है महाजनपदों से आप क्या समझते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद थे। ऐसे यहां का दूसरा प्रश्न है मेगास्थनीज पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये वही मेगास्थनीज है जो दहेज स्वरूप, आपको याद होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब सेलुकस निकेटर को जो है उसके सेनापति को जब हराया था, सेलुकस निकेटर को हराया था, तो उसकी बिटिया से विवाह कर लिए थे और अपने सुरक्षा की दृष्टि से सेलुकस निकेटर ने अपने एक दूत को जो है क्या भेजता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज देता है। तो इसी के ऊपर जो यहाँ पे आके इंडिका नाम की किताब लिखता है। ये पूरे अच्छे से आपको करना है। आगे बढ़ते हैं।
मौर्य साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण बताइए, क्या कारण थे, आखिर मौर्य साम्राज्य क्यों पतन हो गया। तो यहां पे आपको अशोक की नीतियों के, अशोक की धम्म की नीतियों के, उसके उत्तराधिकारियों की बहुत अच्छे तरीके से जो है व्याख्या करनी है। आगे आते हैं, मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं बताइए, मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए। तो ये कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न थे इंपॉर्टेंट। अब देखिए इसी चैप्टर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मौर्य प्रशासन का वर्णन कीजिए तथा मौर्य वंश के सूचना स्रोतों का उल्लेख कीजिए, मौर्य साम्राज्य के उत्थान एवं पतन के कारणों की विवेचना कीजिए। तो ये इस चैप्टर के जो है महत्वपूर्ण जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण है, अच्छे से इसको तैयार करना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे हमारा तीसरा चैप्टर आ गया, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, किनशिप, कास्ट एंड क्लास। ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला, महाभारत पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वही महाभारत जिसके बारे में आप जानते हैं कि कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध लड़ा गया, जहां पे भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में जो है अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। तो ये तमाम बातें यहां पे आपको बतानी है, महाभारत पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। संस्कृत ग्रंथों के कुल और जाति शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है, ये आपको यहां पे बताना है। पितृवंशिता से आप क्या समझते हैं, अच्छे तरीके से आपको बताना है। आप यहां पे मातृवंशिता के बारे में भी लिख सकते हैं, तो एक क्वेश्चन यहां पे और क्रिएट कर सकते हैं, पितृवंशिकता से आप क्या समझते हैं, के साथ में मातृवंशिकता भी यहां पे आप लिख सकते हैं, मातृवंशिकता। ठीक है, बात समझ में आया। तो ये यहां पे एक और प्रश्न जो है यहां पे क्रिएट हो जाएगा, तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे। महाभारत के आधार पे स्त्रियों की स्थिति पे प्रकाश डालिए, तो आप यहां पे जो है द्रौपदी का उल्लेख कर सकते हैं, और भी बहुत से प्रकार के इनको अधिकार थे नहीं थे, तमाम चीजों को आपको यहां पे बताना है। चलिए यहां पे जो है अगर बात करें, प्राचीन भारत में विवाह के प्रमुख नियमों का उल्लेख कीजिए। 8 प्रकार के विवाह आपको पता है, जिसमें 4 विवाह को जो है उचित माना गया, 4 विवाह को जो है अनुचित माना गया, जिसमें आपको गंधर्व विवाह को भी अनुचित माना गया था, जिसे प्रेम विवाह कहते हैं, लव मैरिज कहते हैं। तो ये तमाम चीजें यहां पे आपको एक्सप्लेन करना है। इसी चैप्टर के अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात कर लें, तो महाभारत कालीन भारत में विवाह के नियमों का उल्लेख कीजिए, बही विवाह, अंतः विवाह, ये सब क्या था, तमाम चीजों को यहां पे आपको एक्सप्लेन करना है। महाभारत के आधार पर प्राचीन भारतीय समाज में बंधुत्व, जाति एवं वर्ग की स्थिति की विवेचना कीजिए। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गया आपका चैप्टर नंबर 3 का। अब आते हैं अगले चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 4 पे, विचारक, विश्वास और इमारतें, थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स। ठीक है, तो यहां से लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो यज्ञ की परंपरा पे प्रकाश डालिए, हाईलाइट द ट्रेडिशन ऑफ यज्ञ। ठीक है, जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, सांची स्तूप पे जो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, रुद्रा दमन के शिलालेख से सुदर्शन झील के विषय में क्या जानकारी मिलती है, बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए। ये सभी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न है। अगर आपने इन प्रश्नों को चैप्टर वाइज कर लिया ना, मैं लिख के दे रहा हूं, मैं दावा कर रहा हूं आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप आके बताना कि अगर एक भी क्वेश्चन क्लास से बाहर चला जाए, रिकॉर्डेड क्लास है, आप देखना एक भी क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए, डिस्कस द मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म, बौद्ध धर्म के उदय के कारणों तथा उसकी प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। तो ये 2 प्रश्न हो गए आपके दीर्घ उत्तरीय में इस चैप्टर के। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 पे, यात्रियों के नजरिए से, थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स। लघु उत्तरीय प्रश्न में जो है अब्दुल अमीद लाहौरी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ठीक है, इब्न बतूता कौन था, वो भारत किसके शासनकाल में आया था, अल बिरूनी ने भारतीय समाज का अध्ययन किस प्रकार किया। तो ये 3 लघु उत्तरीय प्रश्न यहां से कर सकते हैं। यहां पे एक और है, बर्नियर के भारतीय समाज संबंधी विवरण की प्रमुख विशेषताएं बताइए। इसी चैप्टर से जो है दीर्घ उत्तरीय 2 प्रश्न है, इब्न बतूता के द्वारा भारतीय समाज के किए गए वर्णन पे प्रकाश डालिए। अल बैरूनी, इब्न बतूता और बर्नियर के वृत्तांतों से मध्यकालीन भारतीय समाज की क्या जानकारी मिलती है, ये आपको बताना है। तो चैप्टर नंबर 5 के ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिसे आपको तैयार करना है। आगे आते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर 6 से भक्ति सूफी परंपराएं, भक्ति सूफी ट्रेडिशंस। अगर यहां पे लघु उत्तरीय प्रश्न में बात करें तो अलवार और नैनार संत कौन थे, वही भगवान शिव और भगवान विष्णु के जो आपके प्रशंसक थे। ठीक है, वीरशैव परंपरा क्या थी, भक्ति परंपरा की सगुण और निर्गुण शाखाओं में क्या अंतर था, अच्छे तरीके से आपको यहां पे इसके आंसर तैयार करने हैं।
नालंदा दिव्य प्रबंधन के विषय में आप क्या जानते हैं? इस्लाम के 5 स्तंभ क्या थे? गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? तो ये चैप्टर 6 के जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब यहां से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से आ सकते हैं, एक बार जल्दी से देखिएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताओं को बताइए, गुरु नानक के जीवन एवं शिक्षाओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत दीजिए, अलवार तथा नयनार संतों की भक्ति परंपरा का वर्णन कीजिए, भक्ति एवं सूफी परंपराओं की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो ये इस चैप्टर के जो है आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो जाएं। विश्वास करो बाबू, आपको ये प्रश्न बताने के पीछे पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज किया गया है, पूरे चैप्टर को समराइज किया गया है, इसके बाद इन प्रश्नों को निकाला गया है ताकि आपके एग्जाम में एक सिंगल प्रश्न क्लास से बाहर ना जाए। और ये क्लास भी बहुत बड़ा नहीं होने वाला है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 पे, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो आप लोगों ने विजयनगर साम्राज्य हम्पी जो है आप इसकी राजधानी के रूप में पढ़े होंगे, जिसे 2 भाइयों ने हरिहर और बुक्का ने जो है स्थापित किया था एक हिंदू साम्राज्य के रूप में। इसकी बात देखिए, तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न में कृष्णदेवराय पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वे वही कृष्णदेवराय हैं जो विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, तो इनके ऊपर टिप्पणी है। महानवमी डिब्बा क्या था? विजयनगर की किलेबंदी की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ये लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए। यहां से विजयनगर की जल व्यवस्था पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, विजयनगर की राजधानी की प्रमुख विशेषताएं बताइए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था और जल संपदा का वर्णन कीजिए। एक और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहां से कर लीजिएगा, विजयनगर की किलेबंदी तथा सड़कों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो ये चैप्टर नंबर 7 के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अगर आप इन प्रश्नों को कर रहे हैं, इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। चैप्टर नंबर 8 पे चलते हैं, किसान, जमींदार और राज्य। इस चैप्टर का मतलब ही आपको पता है कि किसान कैसे मुगल काल में जो है खेती करता है, फिर जमींदारों का कैसे उस पर दबदबा रहता है, और राज्य यानी कि मुगल शासन जो है कैसे इनसे जो है लिंक्ड है। ये सारी चीजों पे आधारित ये आपके कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न है। मुगल कालीन कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए, मुगल कालीन ग्रामीण समाज में किसानों की स्थिति पे प्रकाश डालिए, जमींदारों की प्रमुख भूमिका क्या थी। ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हुए। और ये हुए इस चैप्टर के कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। मुगल कालीन कृषि समाज में भूमि और राजस्व का क्या महत्व था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो मुगल कालीन कृषि समाज में किसानों, जमींदारों और राज्य के संबंधों की विवेचना कीजिए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए। खैर स्टार मार्क तो ये पूरे क्लास को कर लीजिए, इस क्लास से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मुगल कालीन कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये हो गए आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 9 पे, औपनिवेशिकता और देहात। औपनिवेशिकता क्या होता है? जब एक शक्तिशाली देश अपने से कमजोर राष्ट्र पे शासन स्थापित करता है और वहां के भूमि, वहां के लोग, वहां के संसाधनों को अपने देश को मजबूत करने के लिए उपयोग करता है, उसी को औपनिवेशिकता कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं। और यहाँ पे देहात से क्या तात्पर्य है? यानी कि गांव, यानी ग्रामीण क्षेत्र जहां पे कृषि ही मुख्य व्यवसाय होती है, उसी ही देहात कहते हैं। तो इस चैप्टर से लघु उत्तरीय प्रश्न क्या रहने वाले हैं? अस्थायी बंदोबस्त क्या था? ये वही अस्थायी बंदोबस्त है जिसे पहली बार बंगाल में स्थापित किया गया था, और यहाँ पे किसानों की जगह पे जमींदारों को जो है मालिकाना अधिकार दे दिया गया था भूमि। तो ये तमाम चीजें आपको करना है। अस्थायी बंदोबस्त के बाद अनेक जमींदारियां क्यों नीलाम कर दी जा गई, तो यहाँ पे आपको सूर्यास्त कानून बताना पड़ेगा। औपनिवेशिक शासन में किसानों की स्थिति पे प्रकाश डालिए। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। अगर यहाँ से बात करें तो एक लघु उत्तरीय प्रश्न, जमींदारों और किसानों के संबंधों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए कि जमींदार और किसानों के बीच में कैसा संबंध था, इनके बीच में अच्छे संबंध थे, खराब संबंध थे, दोनों बातें निकल के आएंगी, दोनों को आपको बताना रहेगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो अस्थायी बंदोबस्त की प्रमुख विशेषताओं और उसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। औपनिवेशिक शासन की भू राजस्व नीतियों का ग्रामीण समाज पे प्रभाव स्पष्ट कीजिए। तो ये इस चैप्टर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो जाएंगे। अब बात करते हैं, यहाँ पे और 2 प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त की प्रमुख विशेषताओं तथा उसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। औपनिवेशिक शासन की भू राजस्व नीतियों का ग्रामीण समाज पे प्रभाव स्पष्ट कीजिए। तो ये चैप्टर 9 जो है थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 3 भू राजस्व नीतियां हैं, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी व्यवस्था और महालवारी व्यवस्था, तीनों को अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। तो ये आपके जो है चैप्टर 9 हो गया। अब हम चलते हैं चैप्टर 10 की तरफ। तो चैप्टर 10 विद्रोही और राज है, यानी कि 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आपके लिए चैप्टर
होने वाला है। तो इस चैप्टर से लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या पूछा जा सकता है, 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे। तो आपको यहाँ पे तमाम कारण बताने पड़ेंगे, तत्कालिक कारण हो, चर्बी वाला कारतूस हो, या फिर पहले से असंतोष हो, या आर्थिक कारण हो, राजनीतिक कारण हो, सामाजिक कारण हो, या धार्मिक कारण हो, जितने भी कारण है हर चीज को आपको तैयार करना है। 1857 के विद्रोह में सैनिकों की क्या भूमिका थी, आपको बताना पड़ेगा कि यह विद्रोह की शुरुआत कैसे होती है, कैसे ये मेरठ से विद्रोह निकल के दिल्ली पहुंचता है और दिल्ली से ये कैसे भारत के अन्य क्षेत्रों में फैलता है। ये तमाम बातें आपको यहां पे बतानी होगी। 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र और नेताओं का उल्लेख कीजिए। आपको यहां पे बताना पड़ेगा कि दिल्ली से कैसे बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किया, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया, कानपुर से आप देखेंगे कि नाना साहब ने किया, लखनऊ से आप देखेंगे बेगम हजरत महल ने किया, ऐसे बिहार से वीर कुंवर सिंह ने किया। ये तमाम चीजें आपको यहां पे स्पष्ट करना रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर का देखते हैं हम लोग। 1857 के विद्रोह के प्रमुख परिणाम क्या थे, आखिर अंग्रेजी सरकार ने क्या नीतियों में परिवर्तन किए, ये सारी बातें यहां पे आपको बतानी पड़ेगी। हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया, भारतीय सैनिकों की संख्या घटा दी गई, ये सारी चीजें आपको बताना है, ठीक है। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है, किसने कहा, ये सारी बातें आपको तैयार करना है। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस चैप्टर का देखते हैं। 1857 के विद्रोह के कारणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। 1857 के विद्रोह के कारणों, प्रमुख केंद्रों और परिणामों की विवेचना कीजिए। 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, स्पष्ट कीजिए। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, यानी कि आप सोच सकते हैं इस चैप्टर को 80 क्वेश्चन में पूरे इतिहास विषय को समेट दिया गया है और उस तरीके से समेटा गया है कि आप अगर इन प्रश्नों को कर लेते हैं, एक क्वेश्चन क्लास से आपको बाहर नहीं जाएगा, इस सिंगल क्लास से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए अगले चैप्टर पे चलते हैं, चैप्टर नंबर 11, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। अब देखिए आपको पता होगा 1893 में महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और लगभग 20 से 21 साल वो वहीं रह जाते हैं, कहां, दक्षिण अफ्रीका में। ये खुद शिकार हो जाते हैं नस्ल भेद के, रंग नीति के, रंग भेद के, ठीक है। तो वहां पे लंबे समय तक उनको रहना पड़ता है और फिर जब ये 1915 में भारत आते हैं तो यहां पे पहले क्षेत्रीय आंदोलन करते हैं, जैसे खेरा आंदोलन दिखाई देगा आपको, अहमदाबाद मिल का आंदोलन दिखाई देगा, चंपारण सत्याग्रह दिखाई देगा। इसके बाद आप देखेंगे ये असहयोग आंदोलन चलाएंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे, भारत छोड़ो आंदोलन चलाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन से ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख कारण क्या थे, तिनकठिया प्रणाली जो थी इसको आपको यहां पे एक्सप्लेन करना रहेगा। असहयोग आंदोलन का संक्षेप में वर्णन कीजिए, दांडी यात्रा पे संक्षेप टिप्पणी कीजिए, ये दांडी यात्रा कब चला, कैसे चला और कैसे ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है, ये सारी बातें यहां पे आपको स्पष्ट करनी है। आगे बढ़ते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था और इसका उद्देश्य क्या था, 1916 में बीएचयू के उद्घाटन के अवसर पे गांधी जी ने क्या कहा था, ये तमाम बातें आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में यहां से तैयार करने हैं। अब यहां पे बात करें अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की, तो महात्मा गांधी के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान का वर्णन कीजिए। अब बताइए, ये बताने की बात है, आप कितना बेहतर तरीके से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण एवं परिणामों का वर्णन कीजिए, दांडी मार्च की घटनाओं एवं उसके महत्व की विवेचना कीजिए। तो ये कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिन्हें आपको तैयार करना है। अब हम बढ़ते हैं अंतिम चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 12, संविधान का निर्माण। तो जब देश आजाद हो जाता है 1947 में, तो आप देखेंगे कि कैबिनेट कमीशन की बैठक होती है, उसके बाद संविधान निर्माण का कार्य जो है प्रारंभ होता है और अंततः जो है 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो जाता है, हम उसे एडॉप्ट कर लेते हैं और 26 जनवरी 1950 को जो है भारत जो है गणतंत्र दिवस के रूप में स्वीकार किया जाता है, यानी कि देश में लागू कर दिया जाता है पूरे संविधान को। तो ये यहां से लघु उत्तरीय प्रश्न आता है कि उद्देश्य प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया था, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये सारी चीजें आपको तैयार करना है। ऐसे बात करें यहां पे जो है संविधान सभा में अलग निर्वाचक मंडल के पक्ष पे क्या विवाद था, संविधान सभा की प्रमुख समितियों का उल्लेख कीजिए। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। और बात करें यहां से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की, तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए, संविधान सभा के गठन एवं कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए। तो ये मैंने कुछ आपको वो प्रश्न बता दिए हैं जहां से आपके सिलेबस के लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और काफी हद तक जो है आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न को भी कवर किया गया है। तो आप सभी को जो है कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि क्या आप ऐसा ही क्लास चाहते हैं एक इवेंट के लिए, मैप के लिए और एमसीक्यू के लिए। तो ऐसी एक और क्लास आपके लिए मैं ला दूंगा, बट आपको कमेंट करना है और अपने दोस्तों तक जरूर इस वीडियो को पहुंचाना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।